दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, सियासत बड़ी बेरहम होती है। कब सहयोगी विरोधी में बदल जाए कहा नहीं जा सकता, और कब सहयोगियों को विरोधी में बदलने का प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया जाए यह भी नहीं कहा जा सकता, और कब सहयोगी को 27 साल पुराने मामले की याद दिलाकर डराने की कोशिश की जाए, ये नई रवायत जो सियासत की है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात और है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, और वो बात है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कब एनडीए सरकार से इंडिया सरकार में तब्दील हो जाए, इसके लिए मकर संक्रांति का भी शायद इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत बहुत तेज गति से चल रही है, बहुत ज्यादा तेज गति से, उम्मीद से ज्यादा तेज गति से। जी हां, आज बात एक बार फिर राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य बने हुए बिहार की। बिहार में नए राज्यपाल की भी आमद हुई है। 2 राज्यपालों के साथ हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री को, एक जाने वाले राज्यपाल और एक आने वाले राज्यपाल। और इसके साथ ही यह हलचल शुरू हो गई है कि क्या उप मुख्यमंत्रियों की भी नई खेप सामने आएगी। बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्रियों की खेप आती रहती है। जैसे महाराष्ट्र में एक उप मुख्यमंत्री तो अजीत पवार फिक्स रहते हैं, लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की खेप आती रहती है बारी बारी से। वही स्थिति बिहार में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को क्या डरा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं जिससे नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने की गलती ना करें? अंदर खाने के सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार में जगदंबिका पाल प्रकरण की याद दिलाई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड को अंदर खाने बीजेपी की तरफ से जगदंबिका पाल प्रकरण का डर दिखाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जगदंबिका पाल तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, फिर प्रकरण कौन सा आ गया? तो प्रकरण दरअसल 22-23 फरवरी 1998 की आधी रात का है, जब आधी रात को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे रोमेश भंडारी का मन बहक गया था। अब लोग कहेंगे कि मन क्यों बहका गवर्नर का आधी रात को, लेकिन मन बहक गया था। और बहकने के बाद जो कुछ हुआ उस पर हाई कोर्ट का डंडा चला, और हाई कोर्ट ने तय किया कि आधी रात को सरकार बर्खास्त करके, कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करके जगदंबिका पाल को शपथ दिला दी गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि कल्याण सिंह बहाल होंगे। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, कल्याण सिंह और जगदंबिका पाल, और 48 घंटे के अंदर कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में जो जीतेगा वही सिकंदर माना जाएगा, वही मुख्यमंत्री माना जाएगा। तो अभी बिहार की सियासत में जो चल रहा है उसमें जगदंबिका पाल प्रकरण के बहाने नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिशों की खबरें सामने आ रही है। अब नीतीश कुमार क्या इस पर मान जाएंगे? एक बात याद रखिए, नीतीश कुमार से दबाव में राजनीति आज तक न कोई करवा पाया है, न कोई करवा सकता है। दबाव की राजनीति से उबरने के लिए ही इस विधानसभा में अब तक 3 बार शपथ ग्रहण हो चुका, और यह बात भी उतनी ही सच है कि जब तक जनता दल यूनाइटेड विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर पहले नंबर की पार्टी की तरह सरकार का नेतृत्व करती रहेगी, इस दबाव से नीतीश कुमार मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अब दबाव से मुक्त करने के लिए तो जनता के बीच जाने की बारी है। तो क्या जनता के बीच जाने के पहले ही जनता का जो फैसला होगा उसकी स्क्रिप्ट में जनता दल यूनाइटेड को फिनिश कर देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं। आज मैंने इंटरव्यू देखा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीतीश कुमार के बेहद करीबी नीरज कुमार का, माले विधायक महबूब आलम का। बात पहले नीरज कुमार के इंटरव्यू की। नीरज कुमार के कई इंटरव्यू जो आज दिए गए उसे देखने के बाद यही लगा कि एक तरफ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 को सीधे निशाने पर लिया, खासकर उस टीवी इंटरव्यू के बाद जब नीरज कुमार ने कह दिया कि नीतीश कुमार किसी की कृपा पर बने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। नंबर 2, बात जब भारत रत्न की छिड़ी तब उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार क्या कोई अर्जी लगाने गए हैं भारत रत्न के लिए। गिरिराज सिंह ने यह बात कही थी कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाए। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तो चलिए
किसी को समझ में आ सकती है, लेकिन जिन मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में हरा दिया, उनके साथ नीतीश कुमार का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? क्या नवीन पटनायक वाला हश्र नीतीश कुमार का करना है? और जब गवर्नर अचानक पटना पहुंच गए, नवनियुक्त गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंच गए, नीतीश कुमार की दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात नहीं हुई, उन्हें भी आनंद फानंद में पटना आना पड़ा। हालांकि कल वो पटना आए, लेकिन कल वो नए गवर्नर से नहीं मिले, वो आज मिले हैं। लेकिन जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में राजभवन के सहारे जगदंबिका पाल प्रकरण को एक बार फिर से बिहार में थोपने की कोशिश, और फिर उसके सहारे नीतीश कुमार को किसी तरह से पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का कथित शिकार बनाकर एनडीए में चुनाव तक रखना और चुनाव में फिनिश कर देने की जो कोशिश है, क्या उन कोशिशों को नीतीश कुमार कामयाब होने देंगे? नीतीश कुमार तभी इस कोशिशों में, इस तरह की कोशिशों के सामने नाकामयाब हो सकते हैं जब राष्ट्रीय जनता दल किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को चाहे अनचाहे मदद पहुंचाने की स्थिति में आ जाए, जो फिलहाल दिखता नहीं है। क्योंकि एक बार बिहार राष्ट्रपति शासन के बहाने या किसी खेला के सहारे या किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी के हाथ चला गया, तो तय मानिए कि 20 साल की सियासत बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की खत्म हो गई। आज 2024 का आखिरी दिन है, मोटे तौर पर कहें तो खेला 2025 में ही होना है। तो 25 में यदि बिहार चाहे राष्ट्रपति शासन के बहाने या सीधी सत्ता के सहारे अगर बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ गया, तो 2045 तक ये तय मानिए कि बिहार भाजपा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएगा। यह सबसे बड़ा सत्य है। सांप्रदायिकता की अफीम की ताकत बहुत बड़ी होती है, इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी की इस मुहिम को सफल होने देगी? दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार यूं ही पटना लौटे हैं, मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद जब वो पटना लौटे, अचानक लौटे, और उसके पहले दिल्ली से जो खबर आई वो जनता दल यूनाइटेड की नींद उड़ाने वाली खबर है। खबर दरअसल ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड को कथित तौर पर एक ऑफर दिया गया है। ऑफर क्या है कि बिहार में जो 243 सीटें विधानसभा की है, उसमें 122 जेडीयू अपने कोटे में ले ले, 121 बीजेपी अपने कोटे में ले ले। यही फॉर्मूला पिछली बार भी था 2020 में, जब चिराग मॉडल के तहत नीतीश कुमार की पार्टी को 43 पर सिमटा दिया गया था। और उस फॉर्मूले को नए स्वरूप में, नए कलेवर में जो लाने की तैयारी है, उसमें यह बात कही जा रही है कि जो 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रखेगी, उसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एकोमोडेट करेगी, और जो 122 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी अपने पाले में रखेगी, उसमें से उसे जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और यदि मुकेश सहनी की पार्टी गठबंधन का हिस्सा हो गई, तो उन तीनों को नीतीश कुमार अपनी 122 में से एकोमोडेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? जबकि नीतीश कुमार की पार्टी का साफ स्टैंड है कि 130 से कम जेडीयू को नहीं, और बची हुई 113 सीटों में भाजपा, लोजपा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और यदि मुकेश सहनी आ गए तो मुकेश सहनी, इन सब को 113 में सिमटा देने की, यह तो होने नहीं जा रहा। और बीजेपी इतना आगे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे कारण क्या है? जानकार सूत्र और कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के सांसदों की इच्छा होती है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का बड़ा धड़ा यह चाहता है कि राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़े। बिहार की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वहां राजद का जो मजबूत गढ़ जिसे माना जाता है MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, उस मुस्लिम यादव समीकरण के दायरे में एक भी ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जहां 60-70 हजार MY के वोट ना हो। कम से कम 60-70 हजार वोट हैं, यानी कम से कम 40-45 हजार की पोलिंग कैपेसिटी MY समीकरण के वोटर्स की है। अब ये वोट एक मुश्त किसी गठबंधन के सहारे जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को मिले, भला इसका लोभ, इस लोभ से कौन बच पाएगा? कौन सा विधायक इस वोट बैंक को, थोक वोट बैंक को अपने साथ आने से, अपने साथ लेने से रोकना चाहेगा? स्वाभाविक है कि नहीं चाहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
जाति जनगणना के पहले तो अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना नहीं पाई। जाति जनगणना ने राजनीतिक तौर पर उसे कहीं ना कहीं दिव्यांगता की स्थिति में ला खड़ा किया, क्योंकि उसके तमाम जो वोट बैंक थे, जो एटीएम था वोटों का, वो बिहार में सामुदायिक चेतना में इस कदर बिखर गया कि सांप्रदायिक चेतना बिहार में तभी भारतीय जनता पार्टी ला सकती है जब येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रपति शासन के बहाने, चाहे सीधा अपना मुख्यमंत्री थोपने के बहाने बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई असंवैधानिक कार्य जगदंबिका पाल प्रकरण की तरह इस विधानसभा में न हो जाए। कल आपने देखा किस प्रकार से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट सामने आए। बीजेपी का नाम बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के आंदोलनकारियों को लेकर सीधे सीधे घसीटा गया दोनों ट्वीट में। दोनों में बीजेपी पर आरोप लगाए गए। 60 साल में 70 पेपर लीक की बात की गई। लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के गृह मंत्री हैं, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है, उनको सीधे सीधे छोड़ दिया कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं ने। प्रियंका गांधी ने भी उनको बख्श दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी बख्श दिया। क्या मतलब निकाला जाए इसका? सभी जानते हैं कि इसका एक ही मकसद होता है कि नीतीश कुमार का बेसब्री से इंडिया गठबंधन में इंतजार है, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि बिना नीतीश कुमार बिहार की नैया पार नहीं लगनी है। और नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे तो भाजपा उनका इस्तेमाल कर, उनके वोट बैंक को साध कर, चुनाव में वोट लेकर 122 के आंकड़े तक बिना जेडीयू के पहुंचने की कोशिश करेगी, छोटे छोटे सहयोगियों के साथ, और जेडीयू को तोड़कर हो सके तो चुनाव के बाद जितने विधायक कांग्रेस के आएंगे उनमें भी सेंधमारी की कोशिश हो। ये सारी बातें सब लोग समझ रहे हैं। और तभी नीतीश कुमार की चुप्पी भी दिखाई दे रही है, तभी नीरज कुमार खुलकर चैलेंज कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, और तभी नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान भी बोल रहे हैं, तभी दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी माले के विधायक महबूब आलम तहे दिल से नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उन्हें सेकुलर नेता बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का भी कुछ दिन पहले का बयान है जिसमें वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर वहां धोखे में रखा जा रहा है। अब सियासत में धोखा और धोखा शब्द का हालिया दिनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? उद्धव ठाकरे के साथ आपने सुना, शरद पवार के साथ आपने सुना, बाद में एकनाथ शिंदे के साथ भी आपने सुना, हो सकता है भविष्य में अजीत पवार के साथ भी आप सुन लें, चौटाला के साथ आपने सुना कि धोखा सियासत में कैसे होता है। नवीन पटनायक के साथ तो खैर कहानी ही अलग है। तो सियासत में ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, धोखा, ये सब चीजें आजकल आम बात है। लेकिन बात वही आ जाती है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत नीतीश कुमार को हिला पाना बिहार में असंभव दिखता है। असंभव इसलिए दिखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता से ही नीतीश कुमार को खतरा है, और नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ी ताकत है नीतीश कुमार के लिए। अब ताकत कैसे है और खतरा कैसे है? दरअसल नरेंद्र मोदी की पार्टी यदि नीतीश कुमार बिहार में अपने सरकार से भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं, राजद के लोगों को शपथ दिलाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं राज्यपाल के द्वारा रोमेश भंडारी ने जो काम किया वही काम तो नहीं करा दिया जाएगा, और आधी रात को नए मुख्यमंत्री को शपथ तो नहीं दिला दी जाएगी। महाराष्ट्र में भी अहले सुबह देवेंद्र फडणवीस को 2019 में शपथ दिलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, तब जाकर फ्लोर टेस्ट के पहले देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा हुआ था। तो क्या यही खेल बिहार में खेला जाएगा? एक बात तो तय है कि इस बार यदि नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, तो इस बार नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दोबारा शपथ लेने की स्थिति में नहीं है। इस बार भाजपा कोटे के मंत्रियों की बर्खास्तगी और इंडिया गठबंधन के राजद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को सरकार में शामिल करना, विश्वास मत हासिल करना, इसी रास्ते पर वो चलेंगे। कभी भी नीतीश कुमार अब बॉल गवर्नर के कोर्ट में डालने की कोशिश नहीं करेंगे। गवर्नर बदले जा चुके हैं और वही जनाब गवर्नर बन के आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी तो गिराने वाले सांसदों में शामिल थे। मायावती को सबने सुना था लोकसभा के अंदर ये कहते हुए अपनी पार्टी के सांसद आरिफ मोहम्मद खान को, आरिफ लाल बटन दबाओ, यानी सरकार के विरोध में वोट डालो। और क्या हुआ था? तो सरकार को गिराने के खेल में शामिल रहे सांसद
अब गवर्नर की भूमिका में और केरल में जिस प्रकार से सत्ता के साथ उनकी टकराहट रही है, कैसे मान लिया जाए कि बिहार में वो टकराहट नहीं रहेगी? बिहार के सामाजिक ताने बाने में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति चुनाव के पहले नहीं बन सकती। वो तभी बन सकती है जब बिहार की प्रशासनिक मशीनरी ही राष्ट्रपति शासन या किसी खेला के माध्यम से भाजपा के हाथ चली जाए। अन्यथा बिना मशीनरी हाथ में गए, बिना बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथ में गए, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नैरेटिव का, हिंदुत्व, चुनावी हिंदुत्व वाले नैरेटिव का हिस्सा बन जाएगी। ये बात कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, सत्ता में बड़ी ताकत होती है। सत्ता में तो आजकल फ्री बीज भी है। बाकी जगह 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, कहीं 5-5 हजार रुपए फेंके जाए, तब तो कुछ भी हो सकता है। या जिस प्रकार से चिप वाली और मशीन वाली व्यवस्था है, उसमें तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है कि राज्य के रिटर्निंग ऑफिसर यदि इस हाथ में आ जाए तो समय खत्म होने, वोटिंग का समय खत्म होने के बाद भी 10-12% वोट बढ़े हुए दिख सकते हैं। मशीनरी हाथ में नहीं आए तो 1-1.5% ही बढ़े हुए दिखते हैं। तो बिहार की सियासत जिस दिशा में अब बढ़ चली है, वहां पर नीतीश कुमार को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने की जो कथित कोशिशें हैं, वो कितनी कामयाब होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव और पूरा इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, ये सब अब इस मिजाज के होते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का साथ भी जरूरी है। नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर बिहार में बनाए रखना तब तक जरूरी है जब तक नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर है। मैंने आपको बताया था अभी कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जब तक पिछड़ा अति पिछड़ा, ऊंची जाति नीची जाति कहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है, तब तक बिहार में नीतीश कुमार की अहमियत राजनीति में तीसरा कोण बनाने वाले नेता के तौर पर है। और वही ताकत इंडिया गठबंधन को बार बार मजबूर करती है और आगे भी तब तक मजबूर करती रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तब तक नीतीश कुमार को उन्हें नेता स्वीकार करना होगा। देखते हैं, सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को कई बार बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भांप नहीं पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अक्सर भांपते रहे हैं। इस बार वो भांपने में सफल है या उसके आगे इस पूरे सिस्टम को पंगु बनाकर जगदम्बिका पाल प्रकरण की तरह बिहार की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें की जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।